स्वागत है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। और इस चैनल पे आप लोग इस समय स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे हैं, जिसको अजय सर पढ़ा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों से जैसा वादा किया था कि आप लोगों को पूरा सिलेबस मिलेगा। बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ है, पिछले 2-4-10 दिन से आप लोगों को लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं। कई लोगों ने पर्सनली कॉल भी किया, कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर अजय सर के लेक्चर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अजय सर को थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम थी। अजय सर अब ठीक है, लेक्चर आप लोगों को फिर से रेगुलर मिलेंगे। आप पूरा लेक्चर देखिएगा और देखने के बाद वीडियो पे कुछ कमेंट भी कर दिया करिए। आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन होता है। और बाकी तो आपको कंटेंट कैसा लग रहा है उस पर भी थोड़ा सा कमेंट किया करिए, फीडबैक दिया करिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट भी मिलते हैं। और अजय सर आप जानते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की फैकल्टी कैसी है। उनका जो कंटेंट है बहुत बेस्ट कंटेंट है, आपके गेट के लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा। तो इसे आप डिटेल में पढ़िए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को, और इसकी एक नोट्स प्रिपेयर करिएगा। तो ये नोट्स जो है जब आप गेट की प्रिपरेशन करोगे तो उसमें बहुत काम आएगी। आपको कहीं और कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बीच बीच में आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग, हम आपके फीडबैक का वेट करते रहते हैं। अजय सर प्लीज़ कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास मैंने बोला था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर हम अपना AKTU पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो नया यूनिट आपका ये। इस यूनिट में हम लोग थिक सिलेंडर्स और स्फीयर्स के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट जो पिछला मॉड्यूल था उसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन दैट इज ऑब्लिक प्लेन, देन उसके बाद मोहर सर्किल से कैसे प्रॉब्लम को डील करते हैं, यानी बेसिक जो होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने के लिए जो बेसिक चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो क्या क्या चाहिए वो हम लोग ऑलरेडी पहले मॉड्यूल में देख चुके हैं। अब उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है अब वो हम देखने जा रहे हैं। मतलब वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी कि ऑब्लिक प्लेन पे स्ट्रेस क्या आता है या फिर प्रिंसिपल प्लेन्स क्या होते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन क्या होता है, उन सब का एप्लीकेशन कहाँ है, इसे हमने निकाला तो क्यों निकाला। तो ये सारा जो है हम लोग उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इस मॉड्यूल को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है। पहले मॉड्यूल में हम लोग थिन सिलेंडर्स के बारे में बात करेंगे, देन थिन सिलेंडर और स्फीयर दोनों के बारे में बात करेंगे पहले मॉड्यूल में। सेकेंड मॉड्यूल में थिक सिलेंडर और स्फीयर्स के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग कंपोजिट सिलेंडर्स की भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस मॉड्यूल का पहला पार्ट जो कि क्या है, थिन सिलेंडर्स एंड स्फीयर्स। आपको पता है सिलेंडर और स्फीयर क्या होते हैं या ये क्या होते हैं? ये बेसिकली क्या स्टोरेज के लिए यूज होते हैं। जैसे आपने पाइपलाइन देखा होगा, पाइपलाइन के थ्रू गैस फ्लो होती है, लिक्विड फ्लो होता है। या फिर अगर सिलेंडर्स आपने देखा होगा, बॉयलर देखे होंगे आपने, वहाँ पे हाई प्रेशर वेसल होता है वो। या फिर कोई भी स्टोरेज टैंक, आपने ट्रक देखे होंगे रोड पे, जो ट्रक जाते हैं उसके ऊपर हाईली कंप्रेस्ड गैसेस या फिर ऑयल जो होते हैं वो लेके हम लोग कैरी करते हैं। तो वो सिलेंडर्स जो होते हैं या वो सिलेंडर्स जो होते हैं उनकी डिज़ाइन कैसे की जाती है और उसके डिज़ाइन के लिए आपको जो जो चीज़ें जरूरी हैं वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट उसका एप्लीकेशन जो है हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कैसे डिज़ाइन करते हैं उसको। तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे थिन सिलेंडर के बारे में। तो मैं 2 तरह की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अभी स्फीयर्स को भूल जाओगे आप, ठीक है। अभी मैं सिलेंडर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर सिलेंडर्स आपको समझ में आ गया तो स्फीयर थोड़ा सा ही उसका मॉडिफिकेशन है। तो हम लोग बात करते हैं थिन सिलेंडर्स की, ठीक है। तो थिन सिलेंडर का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। सिलेंडर्स का यूज क्या है? सिलेंडर्स का यूज ये है कि हम लोग उसमें लिक्विड को कंटेन करते हैं, हाई प्रेशर पे लिक्विड कंटेन करते हैं, या फिर किसी पाइपलाइन में कोई सिलेंड्रिकल शेप का कोई पाइपलाइन है उसमें लिक्विड को फ्लो कराते हैं या गैस को फ्लो कराते हैं। तो उस सिलेंडर की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर प्रेशर पे उस पर लगने वाला नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, एट दैट प्रेशर उस पर लगने वाला शियर स्ट्रेस क्या होगा। तो हर मटेरियल की अपनी स्ट्रेंथ होती है, एक शियर स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये पूरी डिजाइन जो है ये डिसाइड करने में आपको हेल्प करेगी कि उस पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल वेसल में आप कितना मैक्सिमम प्रेशर पुट कर सकते हो, कितने मैक्सिमम प्रेशर पे गैस या लिक्विड को फिल कर सकते हो, वो डिसाइड हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो अभी मैंने क्या बोला आपको, थिन और थिक, इसका डिमार्केशन लाइन क्या है? आपको पता है कि किसी भी सिलेंडर में दो चीजें हैं। थिकनेस का मतलब क्या है? वो जो वॉल है, अगर हम बात करें बेटा ऐसा कुछ सिलेंडर आपको समझ लो, ये आपका सिलेंड्रिकल वेसल है, समझो ये क्रॉस सेक्शन है और ये आपका सिलेंड्रिकल वेसल है। ये आपकी क्या है? दिस इज योर वॉल थिकनेस। ये जो है आपकी क्या है? दिस इज योर वॉल थिकनेस।
और अगर मैं बात करूं अगर यहाँ पे एंड हो जाता है तो ये क्या है, इसकी ये लेंथ होती है और ये क्या होता है, डायमीटर होता है और ये थिकनेस है। तो आप अगर मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर सिलेंडर में कितने डायमेंशंस हैं, तो आप बोलोगे उसकी लेंथ है, उसका डायमीटर है और उसका थिकनेस है। 3 डायमेंशन है किसी सिलेंडर को डिफाइन करने के लिए। अगर ये 3 डायमेंशन आपको पता है तो सिलेंडर कंप्लीटली डिफाइंड है। ठीक, तो थिन सिलेंडर उन सिलेंडर्स को बोलते हैं जिनका थिकनेस कंपेयर टू अदर डायमेंशंस बहुत कम होता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ T इज वेरी 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 स्मॉल कंपेयर टू L एंड D। और सिमिलरली अगर T की वैल्यू और L और T के कंपेरेबल है, मतलब बहुत स्मॉल नहीं है, तो उसको हम लोग थिक सिलेंडर बोलेंगे। तो ये तो हो गया जनरल डेफिनेशन की थिन और थिक का डेफिनेशन क्या है, कि किसी भी सिलेंडर को डिफाइन करने के लिए 3 डायमेंशन है, एक है उसकी थिकनेस, एक है उसकी लेंथ और तीसरा डायमेंशन है उसका डायमीटर। तो अगर ये थिकनेस कंपेयर टू डायमीटर एंड लेंथ बहुत कम है तो उसको हम लोग थिन सिलेंडर बोलेंगे। कितना कम है वो भी मैं बताता हूँ, डिमार्केशन लाइन क्या है वो भी मैं बताता हूँ। अगर ये थिकनेस की वैल्यू L और T से कंपेरेबल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, थिक सिलेंडर बोलेंगे। तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, अच्छा कुछ ना कुछ तो डिफाइनिंग लाइन होगा, कुछ ना कुछ डिमार्केशन तो लाइन होगा कि कब थिन होगा कब थिक होगा। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि D/T का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 20 है तो उसको हम लोग बोलते हैं थिन सिलेंडर्स। क्या बोलते हैं, थिन सिलेंडर्स बोलते हैं। और अगर D/T का वैल्यू लेस देन 20 है तो इसको हम लोग थिक सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखो, कई बार गेट में इससे क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर D/T की रेशियो 20 से ज्यादा, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ T इज वेरी 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 स्मॉल कंपेयर टू डायमीटर, तभी तो 20 ज्यादा है। यहाँ क्या है, अगर इसकी वैल्यू 20 से कम है, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ T इज वेरी वेरी कंपेरेबल टू डायमीटर, दैट इज इसी वजह से क्या है, ये 20 से कम आ रहा है। क्लियर है, तो थिन और थिक का डिमार्केशन लाइन क्या है, दिस वैल्यू 20। D/T is greater than 20, then the cylinder will be taken as thin cylinder. If D/T is less than 20, then it will be a thick cylinder. ये बात क्लियर है। अब इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है कि थिन और थिक का मतलब ऐसा क्यों करें, इसको थिन क्यों करें, इसको थिक क्यों करें, तो अभी आप समझोगे। इसको प्रैक्टिकली आप तब समझोगे जब ये पूरा थिन थिक सिलेंडर कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैं बताता हूँ क्या होगा। अगर थिन सिलेंडर है, ध्यान समझने की कोशिश करिए, मेरा कहने का मतलब ये कि अगर ये आपका वेजल है, ये आपका सिलेंड्रिकल वेजल है ऐसे, तो इसको मैं शेडेड कर दे रहा हूँ। और शेडेड का मतलब क्या है, यहाँ पे ये मेटल है, सिलेंडर जिस मटेरियल का बना हुआ है वो ये मेटल है आपका, ये जो हैश्ड लाइन दिख रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटर, ये इसकी सेंटर लाइन है, तो यहाँ से इस पॉइंट पे और यहाँ से इस पॉइंट पे, यानी कि सेंटर लाइन से इस थिकनेस के अंदर, यानी वॉल के अंदर कोई भी पॉइंट अगर आप ले लोगे, यानी कि सिलेंडर के वॉल के अंदर XYZ कोई भी पॉइंट ले लो, द स्ट्रेस विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 पे जो स्ट्रेसेस होंगे दे विल बी कांस्टेंट। बट इन केस ऑफ थिक सिलेंडर स्ट्रेसेस विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन। मतलब 1 पे थिक सिलेंडर होगा तो स्ट्रेस की वैल्यू कुछ और होगी, 2 पे कुछ और होगी और 3 पे कुछ और होगी। तो ये फिजिकली अगर आप समझना चाहते हो तो इसका मतलब बस यही है कि अगर सिलेंडर को आप थिन समझ रहे हो तो इन तीनों पॉइंट पे, यानी कि n नंबर ऑफ पॉइंट्स इस लाइन पे हो सकते हैं, इन सारे पॉइंट पे लगने वाले स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होगी, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा थिन सिलेंडर केस में। बट इन केस ऑफ थिक सिलेंडर 1 पे स्ट्रेस कंडीशन कुछ और होगी, 2 पे स्ट्रेस कंडीशन कुछ और होगी और 3 पे स्ट्रेस कंडीशन कुछ और होगी। क्लियर है। तो इसके कंटिन्यूएशन में जब हम लोग बात करने जा रहे हैं, मैं बताने जा रहा हूँ बेटा कि सिलेंडर में लगने वाले जो स्ट्रेसेस होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो मैं बताता हूँ, किसी सिलेंडर में लगने वाले स्ट्रेसेस जो हैं दे आर, फर्स्ट वन हुप स्ट्रेस, क्या बोलते हैं बेटा इसको, हुप स्ट्रेस। सेकेंड वन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। एंड थर्ड वन रेडियल स्ट्रेस, रेडियल स्ट्रेस। इनको डिनोट कैसे करते हैं, इसको सिग्मा सी से, इसको हुप स्ट्रेस को हम लोग सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, दो नाम जानते हैं, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस।
इसको हम लोग किसी नोट करेंगे सिग्मा एच से या सिग्मा सी से, इसको सिग्मा एल से नोट करते हैं और इसको सिग्मा आर या पी से नोट करते हैं, सिग्मा आर या पी रेडियल या पी सिंपली। ठीक है, तो ये तीन तरह के स्ट्रेसेस होते हैं। जरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग बेटा, ये तीनों स्ट्रेसेस किस तरह से लगेंगे सिलेंडर के बॉडी में। तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, जरा देखो मैं एक क्रॉस सेक्शन बनाता हूं यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये आपका सिलेंडर का हाफ सेक्शन है, कट सेक्शन है, करिए दिस इज कट सेक्शन ऑफ द सिलेंडर जैसा, तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, ऐसे थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखिए इसको। ये इसका आगे है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। ये सिलेंडर का कट सेक्शन, आप समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है कि ये आपका हैश में कर रहा हूँ, इसका मतलब ये जहाँ पे कट किया वो हैश पोर्शन दिख रहा है ऐसे। इसके अंदर आपकी गैस फिल्ड है, इसके अंदर आपका लिक्विड फिल्ड है, किस प्रेशर पे, पी प्रेशर पे। ठीक है, तो अगर इस पी प्रेशर पे हम लोग लिक्विड फिल कर रहे हैं, तो अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ से उठा लूँ, कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लूँ, तो इसको अगर मैं बाहर लेके जाऊँ बेटा ऐसे, तो मैंने बताया था कोई भी रैंडम पॉइंट जब आप लेते हो तो उसके आगे आप क्या करते हो, उसके आसपास एक पैरेललोपिपेड बना लेते हो फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी। तो ये वो पॉइंट आपका था और उसके सराउंडिंग में ये आपका पैरेललोपिपेड है। ठीक, तो इस पैरेललोपिपेड पे लगने वाले स्ट्रेसेस क्या होंगे जरा देखते हैं। मतलब इस पॉइंट पे लगने वाले कितने स्ट्रेसेस होते हैं। अच्छा बता, किसी नॉर्मल पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस कितने होते थे अगर हम पहले देखा तो सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3, यही मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेसेस हैं, मैक्सिमम पॉसिबल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। अगर आप सिग्मा j को 0 मान दें, सिग्मा 3 0 रहता है, लेकिन किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस कितने हो सकते हैं, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। तो सिमिलरली इस पॉइंट पे भी तीन तरह के स्ट्रेसेस आएंगे, एक होगा आपका सिग्मा 1, एक होगा सिग्मा 2, एक होगा सिग्मा 3। यहाँ पे सिग्मा 1 को जो मैं बोलूंगा दैट विल बी योर सिग्मा h, इसे क्या बोलेंगे, सिग्मा h। और सिग्मा 2 को मैं बोल रहा हूँ सिग्मा l, और सिग्मा 3 को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके इसको मैं बोल रहा हूँ सिग्मा r या फिर p। ठीक, तो सिलेंडर के बॉडी में किसी भी एक पॉइंट को उठाओगे तो उस पॉइंट पे लगने वाला स्ट्रेस कंडीशन ऐसा होगा कुछ। ये कैसे हो रहा है मैं अभी बता देता हूँ। इसको हम सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं और इसको रेडियल स्ट्रेस या प्रेशर बोलते हैं। तो देख बेटा जरा, अगर यहां पे मैं इसी चीज को दिखाऊं तो इस पॉइंट पे जो ऐसे लग रहा है दिस फोर्स, दिस इज योर सिग्मा h। ठीक, और लेंथ के लॉन्ग जो लग रहा है दिस इज योर सिग्मा l, और इस वॉल पे जो लग रहा है ऐसे प्रेशर, इसको मैं बोल रहा हूं p। अगर इसको थोड़ा सा एक्सेगरेट करके मैं बताता हूं आपको और ज्यादा क्लियर होगा, देखिए जरा। और फिर से मैं इसको एक्सेगरेट करके थोड़ा सा बताता हूं आपको। तो देखिए बेटा जरा इस फिगर को ध्यान देखिए, उसी फिगर को मैंने जब एक्सेगरेट करके बनाया है। देखो बेटा यहाँ पे वो पॉइंट था, इस पॉइंट के विसिनिटी में मैंने एक ऐसा शेप बना दिया। तो ये जो वर्टिकल शेप, वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल ये कट किया गया है, ये वाला प्लेन, इस प्लेन पे लगने वाला स्ट्रेस जो कहा जाता है, इसके नॉर्मल जो रहेगा उसको बोलेंगे मूव स्ट्रेस। ठीक, और अगर वर्टिकली सिलेंडर को ऐसे कट कर दो तो इस प्लेन पे ये जो सरफेस दिख रहा है पीछे और आगे फ्रंट वाला, इस पे लगने वाला स्ट्रेस क्या कहलाता है, सिग्मा l यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और इस सिलेंडर के वॉल पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है दैट इज p या सिग्मा। इतनी बात क्लियर होगी आपको। यानी कि अगर सिलेंडर को लेंथ के लॉन्ग कट करें, सिलेंडर को लेंथ के लॉन्ग कट करें तो उस पे जो स्ट्रेस आएगा दैट विल बी सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। सिलेंडर को डायमीटर के लॉन्ग कट करें वर्टिकली तो उस जो प्लेन आपको एक्सपोज होगा उस पे लगने वाला जो स्ट्रेस आएगा दैट विल बी सिग्मा l। और सिलेंडर की वॉल पे जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है उसको हम लोग रेडियल स्ट्रेस या फिर प्रेशर बोलते हैं। तो ये तीन तरह के स्ट्रेस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे सिलेंडर केस में आते हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इनका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसका रूप स्ट्रक्चर, p की वैल्यू तो कांस्टेंट है, p की वैल्यू फिक्स है, p की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन होगी। मतलब अगर रेडियल स्ट्रेस की बात करें तो रेडियल स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज p, दैट इज प्रेशर
pressure of the gas or fluid. Radial stress is pressure of the gas or the fluid inside the cylinder. ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं हूप स्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? हूप स्ट्रेस की। हूप स्ट्रेस दैट इज सिग्मा एच या सिग्मा सी की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली हमको पता है कि सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है, एज अ होल वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसका एक पार्ट जो होगा दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो देख बेटा जरा, अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको फिर से बना दूं जरा सा, वहां पे फिगर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं मैं। अगर मैं इसको छोटा से यहाँ पे बनाऊं उसी से को दोबारा, ध्यान से देखिए। तो इस प्लेन पे लगने वाला स्ट्रेस जो है, इस प्लेन पे लगने वाला स्ट्रेस जो है क्या है? ये सिग्मा एच है, ये सिग्मा एच। मैंने बोला भी आपको, अगर मैं हॉरिजॉन्टली कट करूं इसे, हॉरिजॉन्टली कट करूंगा, जो सरफेस एक्सपोज होगा उस सरफेस पे लगने वाला स्ट्रेस क्या कहलाएगा? दैट विल बी द हूप स्ट्रेस। क्लियर? अब देखो बेटा, इस पे जो वॉल पे प्रेशर लग रहा है, सिलेंडर के अंदर एक ही फोर्स है, तो ये प्रेशर जो है, इस प्रेशर की वजह से ये आपका स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रेशर का कुछ कंपोनेंट होगा जो इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हूप स्ट्रेस निकालने के क्या बोलेंगे? बर्स्टिंग फोर्स, बर्स्टिंग लेंथ के लॉन्ग अगर सिलेंडर फटता है उसको बोलते हैं बर्स्टिंग। बर्स्टिंग फोर्स इक्वल्स टू रेजिस्टिंग फोर्स। बर्स्टिंग फोर्स इक्वल्स टू रेजिस्टिंग फोर्स। अब जरा देखते हैं बर्स्टिंग फोर्स होगा क्या। ये तो बर्स्टिंग की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, मतलब प्रेशर की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो स्ट्रेस है। तो हूप स्ट्रेस ये दिया हुआ है सिग्मा एच। और अगर मैं इसकी वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है, तो फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो मैं फोर्स मिल जाएगा। तो देखो बेटा, ये जो सिग्मा एच लग रहा है वो इस एरिया पे लग रहा है और इस एरिया पे लग रहा है। तो आपको पता है एरिया कितना होगा? सिलेंडर का लेंथ, अगर द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल, तो बता ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, सी दिस इज योर लेंथ एल एंड दिस इज योर थिकनेस टी। तो जिस हूप स्ट्रेस जिस एरिया, इस एरिया पे लग रहा है और इस एरिया पे लग रहा है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू टी इसके लिए, L इंटू 2 इसके लिए। तो टोटल एरिया जिसमें सिग्मा सी या सिग्मा एच लग रहा है वो क्या है? 2t इंटू एल। तो बर्स्टिंग फोर्स कितना? सॉरी, ये रेजिस्टिंग फोर्स है, सॉरी, ये आपका सिग्मा सी जो रेजिस्टिंग फोर्स है। तो रेजिस्टिंग फोर्स विल बी ऑल सिग्मा सी इंटू 2tl। बर्स्टिंग फोर्स क्या है? बर्स्टिंग मतलब जो इसको इस लेंथ के लॉन्ग फटने के लिए रिस्पांसिबल है, दैट इज प्रेशर। इस P का कोई कंपोनेंट होगा, जिसकी वजह से बर्स्ट हो रहा होगा। तो आपको पता है कि अगर कर्व सरफेस पे प्रेशर लग रहा होता है तो उसकी वजह से फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? कर्व सरफेस पे लगने वाले प्रेशर को उस प्लेन में लगने वाले प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट द फोर्स। मतलब कहने का मतलब क्या है? ये आपका प्रेशर है और इसका प्रोजेक्टेड एरिया जो है, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ दिस प्रेशर विल बी दिस मच, जिसको मैं क्रॉस करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, जिस एरिया को मैं पूरे एरिया में क्रॉस कर रहा हूं, यानी ये वाला एरिया, मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी जो एरिया दिख रहा है, दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ दिस कर्व। ये जो सेक्शन कट किया है, ये कर्व ऐसे है, इसमें पूरे में प्रेशर लग रहा है, पीक वॉल पे चारों तरफ नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द वॉल आपका प्रेशर लग रहा है। और इस वॉल का, एक कर्व वॉल का जो प्रोजेक्टेड एरिया है दैट इज ए बी सी डी, यानी कि इस प्रोजेक्टेड एरिया पे जो फोर्स आएगा दैट विल बी द बर्स्टिंग फोर्स which will be balanced by the resisting force। तो क्या हो जाएगा? प्रेशर है और प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाएगा? प्रोजेक्टेड एरिया विल बी d मल्टीप्लाई बाय l। तो क्या हो जाएगा? यू विल गेट p into d into l। तो अगर यहां से हम देखें, यू विल गेट सिग्मा c इक्वल्स टू pd by 2t। देखिए l से l कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट सिग्मा c इक्वल्स टू pd by 2t। तो आज के बाद ये रिलेशन हम याद रखेंगे, किसी भी थिन सिलेंडर के केस में जो हूप स्ट्रेस डेवलप होगा उस सिलेंडर के ऊपर दैट विल बी pd by 2t, अगर वो सीमलेस सिलेंडर है तो। अभी सीमलेस का मैं समझाऊंगा आपको जब बिल्डअप सिलेंडर की बात करूंगा उससे कंपेयर करके। तो अगर सीमलेस सिलेंडर है तो हूप स्ट्रेस विल बी व्हाट? pd by 2t।
तो एक हमने जान लिया कि रेडियल स्ट्रेस क्या होगा, P होगा, दैट इज प्रेशर ऑफ द गैस और द फ्लूइड। सेकंड क्या देखा हम लोगों ने, जो हूप स्ट्रेस होगा दैट विल बी PD/2T। और अब हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अभी तो जो हमने देखा क्या है, रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू P जो कि इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिलेंडर है वो रेडियल स्ट्रेस हो गया, सिग्मा r हो गया। देख पा रहे हो वॉल में जो लग रहा है P दैट इज सिग्मा r। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है, प्रोजेक्टेड एरिया पे जो प्रेशर की वजह से फोर्स आएगा दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द रेजिस्टिंग फोर्स दैट इज सिग्मा c फोर्स। तो क्या हो जाएगा, बर्स्टिंग फोर्स इक्वल्स टू रेजिस्टिंग फोर्स हो जाएगा। अगर हम बैलेंस करें वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को तो बर्स्टिंग फोर्स मैंने अभी बताया आपको P × D × L हो जाएगा, प्रेशर × प्रोजेक्टेड एरिया PD × L, रेजिस्टिंग फोर्स विल बी व्हाट, सिग्मा c × एरिया ऑन which sigma c is acting, sigma c is acting on TL and TL that is 2TL, then you will get sigma c equals to PD/2T। ये क्लियर है। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा, किस प्लेन की बात करने जा रहे हैं, इस प्लेन पे, ये जो प्लेन दिख रहा है सिग्मा L पे लगने वाला स्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं। तो ये वाला प्लेन एक्सपोज करना है तो सिलेंडर को हमें वर्टिकली कट करना पड़ेगा। वर्टिकली कट करने का मतलब कुछ ऐसा आपको दिखेगा। अगर मैं सिलेंडर को वर्टिकली कट करूं तो सिलेंडर जो होगा बेटा कुछ ऐसा दिखेगा, ये शेप एक्सपोज होगा। ये पीछे की तरफ करता हूं सिलेंडर को और यहाँ पे आगे की तरफ ये कट सेक्शन दिखेगा। मतलब इसके अंदर गैस थी, इसके अंदर फील्ड थी गैस, और इस गैस की वजह से क्या होता है, ये इसको बर्स्ट करने को क्या करेगा, टीयर ऑफ करने की कोशिश करेगा। तो अगर डायमीटर के लॉन्ग सिलेंडर फेल होता है तो हम लोग टीयरिंग बोलते हैं। तो इस केस में क्या बोलेंगे, ड्यू टू टीयरिंग एक्शन क्या होगा, इस मॉलिक्यूल पे सिग्मा L इधर आएगा, इस पे भी क्या आएगा, सिग्मा L इधर आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, सिग्मा L आएगा। सारे सरफेस पे क्या आएगा, ऐसे करके दिस विल बी सिग्मा L। वैसे इधर भी क्या आएगा, सिग्मा L आएगा, दिस विल बी योर सिग्मा L। अब आप देख पा रहे हो सिग्मा L किस एरिया में लग रहा है, इस शेडेड एरिया पे लग रहा है, दिस वन, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला, इन दोनों बॉर्डर के बीच जो एरिया है इस पे आपका सिग्मा L लग रहा है। और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, अगेन रेजिस्टिंग फोर्स बोलते हैं। टीयरिंग फोर्स क्या होगा, जो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है इसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर आ रहा है और ये प्रेशर किस एरिया पे लग रहा है, इस एरिया पे लग रहा है। तो अगेन द टीयरिंग फोर्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, टीयरिंग फोर्स विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टिंग फोर्स। तो क्या लिखेंगे, टीयरिंग फोर्स इक्वल्स टू रेजिस्टिंग फोर्स। अब देख पा रहे हो टीयरिंग फोर्स किस पे लगेगा। अच्छा, अगर कोई सर्कल है जिसकी थिकनेस बहुत कम है तो आपको पता है उसको हम अगर यहाँ से कट कर दें तो ये एक रेक्टेंगल की तरह ब्रेक हो जाएगा और इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, पाई इंटू डी होता है। इंटू टी कर दोगे देन दिस एरिया विल बी व्हाट, पाई डी टी। यानी इसी सिलेंडर को मैं यहाँ से कट करके ऐसे ओपन अप कर दूं तो ये रेक्टेंगल दिखेगा और ये सर्कमफेरेंस कितनी है, पाई डी है। क्या है, सर्कमफेरेंस कितनी, पाई डी। इंटू थिकनेस कर दोगे, ये तब कर पाएंगे क्योंकि थिकनेस बहुत कम है। और मैंने बताया कि थिन सिलेंडर है, जब थिक सिलेंडर है तो जो ये शेडेड एरिया था दिस विल बी पाई डी इंटू टी, और उस पे क्या लग रहा है, सिग्मा सी लग रहा है, और वो क्या होता है, रेजिस्टिंग फोर्स है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, पाई डी इंटू टी, ये रेजिस्टिंग फोर्स हो गया। बर्स्टिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, बर्स्टिंग फोर्स इस एरिया पे लग रहा है, दिस वन, जहाँ पे गैस फील्ड है। ये बर्स्टिंग फोर्स होगा दैट विल बी पी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप बैलेंस करिए, यू विल गेट सिग्मा L इक्वल्स टू PD बाई 4T। ये हो गया आपका सिग्मा L का फॉर्मूला। यानी अब आपसे थिन सिलेंडर के बारे में पूछा जाए तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इनसाइड द वॉल ऑफ द सिलेंडर, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर ऑफ इनसाइड द वॉल ऑफ द सिलेंडर, द स्ट्रेसेस विल बी व्हाट, द स्ट्रेसेस विल बी P दैट इज रेडियल स्ट्रेस, सिग्मा H that will be equals to PD by 2T that is hoop stress and sigma L that is PD by 4T longitudinal stress। तो अब आपको जो ये मैंने 3 तरह के स्ट्रेसेस बताए इस सिलेंडर के वॉल पे, उन स्ट्रेसेस को कैसे कैलकुलेट करना है उसका तरीका अब आपको पता है, ठीक। और अगर इतनी बात क्लियर है आपको तो अभी मैं एक चीज बताने वाला हूं जो आपको मेमोराइज करना है। मेमोराइज क्या करना है कि इन केस ऑफ थिन सिलेंडर्स सिग्मा C and sigma C and sigma L are considered only. Sigma R that is P is taken to be 0. यानी सिग्मा R जो है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, यानी जो इंटरनल प्रेशर उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं कंपेयर टू सिग्मा C एंड सिग्मा L। तो अब जो थिन सिलेंडर की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो सिग्मा C और सिग्मा L के बारे में ही बात करेंगे, सिग्मा R के बारे में बात नहीं करेंगे। सिग्मा R को कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे, हमें टाइम वाइज निकालना चाहे कुछ भी निकालना, वॉल्यूमेट्रिक चाहिए निकालना।
और हम केवल क्या यूज करेंगे, सिग्मा सी और सिग्मा एल की बात करेंगे। ऐसा क्यों कह पा रहे हैं जरा देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला अभी आपको, फॉर्मूला में समराइज कर देता हूं पे, सिग्मा सी इक्वल्स टू पी डी बाई 2t, सिग्मा एल इक्वल्स टू पी डी बाई 4t। तो यहाँ से एक रिलेशन आपको मिल जाएगा, सिग्मा सी विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा एल। ये भी कभी कभी यूज होता है। सिग्मा सी जो होता है हमेशा क्या होगा, सिग्मा एल के दोगुना होगा। और सिग्मा आर इज नथिंग बट द प्रेशर P। मैंने बोला कि इन केस ऑफ थिन सिलेंडर्स D by T रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 20। ये डिमार्केशन लाइन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वैल्यू जो होती है ना वो 100, 110, 150 इसके आसपास होती है। तो मान लेते हैं एक आइडिया लेके चलते हैं कि 100 है, मान लेते हैं D by T की वैल्यू 100 है। तो अगर D by T की वैल्यू 100 है तो देखिए जरा सिग्मा C की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा C विल बी D by T की वैल्यू 100, तो क्या सिग्मा C विल बी 50p। देखिए ध्यान से, सिग्मा L विल बी व्हाट, सिग्मा L विल बी 25p। फिर से D by T की वैल्यू आप 100 पुट कर दो, एंड सिग्मा R विल बी व्हाट, P। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिग्मा C की वैल्यू 50p है, सिग्मा L की वैल्यू 25p है, जबकि सिग्मा R की वैल्यू क्या है, P है। यानी ये इससे 25 गुना ज्यादा है और इससे 50 गुना ज्यादा है। एंड दिस इज, एंड इन दिस कंडीशन सिग्मा R कैन बी नेग्लेक्टेड। क्लियर है इतनी बात। बट इन केस ऑफ थिक सिलेंडर्स, अगर थिक सिलेंडर की बात करें, मान लो ये थिक सिलेंडर के लिए फॉर्मूला है, एक्चुअली ये होता नहीं है। तो अगर ये थिक सिलेंडर है तो सिग्मा C की वैल्यू क्या होगी, सॉरी D by T की रेशियो क्या होगी, दैट विल लेस देन 20। मान लेते हैं D by ये 10 है। इन दैट सिचुएशन क्या हो जाएगा, सिग्मा C विल बी व्हाट, सिग्मा C विल बी, ये 10 हमने माना है तो D by T को 10 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 5p हो जाएगा। सिग्मा L विल बी व्हाट, सिग्मा L विल बी 2.5p एंड सिग्मा R विल बी व्हाट, P। तो आप देख पा रहे हो कि इस समय P 2.5p और P क्या है, कंपैरेबल है। तो यहाँ पे आप सिग्मा L R की वैल्यू को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, कंक्लूड ये कर सकते हैं कि थिन सिलेंडर के केस में सिग्मा C जो होता है PD by 2t होता है, जो कि दोगुना होता है सिग्मा L से, जो कि PD by 4t होता है। सिग्मा R जो है वो P होता है, और ये सिग्मा R कंपेयर टू सिग्मा C एंड सिग्मा L नेग्लिजिबल होता है। क्लियर है इतनी बात। और अगर इतनी बात क्लियर है तो जरा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें देखेंगे अभी, वो है दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या देखेंगे बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ थिन सिलिंड्रिकल सेल। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ थिन सिलिंड्रिकल सेल। ठीक, आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है सिलेंडर, कैसे होता है, ये इसका क्रॉस एरिया है, ये एरिया क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है एच मान लो या एल मान लो, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। ठीक, अगर ऐसा है तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर मैं डीवी बात करूँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, डीवी बाई डी और पीवी बाई डी होता है। इसको क्या मैं बोल सकता हूँ, ईवी बोल सकता हूँ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज व्हाट, चेंज इन वॉल्यूम ऑन ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल्स टू, अगर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें, एक बार r के रेस्पेक्ट में, एक बार l के रेस्पेक्ट में, नहीं एक बार इसको r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार l के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, पाई l को ऐसे छोड़ देंगे, r स्क्वायर में डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट 2r dr प्लस इस बार पाई r स्क्वायर पूरा कांस्टेंट करेंगे और dr l विल बी व्हाट, dl। ठीक है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर देते हैं, वॉल्यूम इज व्हाट, पाई r स्क्वायर l। अगर आप इसको सॉल्व करो यू विल गेट, अगर यहाँ पे कैंसिल करें तो पाई आर एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल गेट 2 dr बाई r प्लस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, dl बाई l, और दिस EV विल बी नथिंग बट ट्वाइस ऑफ EC प्लस EL। ध्यान देखिए जरा, EC को क्या मैं बोल रहा हूँ, EC इज dr बाई
R एंड EL इज व्हाट DL by L। ये क्या है, रेडियल स्ट्रेन या हुक स्ट्रेन बोलते हैं इसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या फिर लीनियर स्ट्रेन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी सिंपल वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अगर आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता करना है, EC और EL की वैल्यू पता करनी होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियल स्ट्रेन पता करना पड़ेगा। और आपको पता है व्हाट विल बी रेडियल स्ट्रेन। रेडियल स्ट्रेन क्या होगा, EC इक्वल्स टू सिग्मा C डिवाइडेड बाय E माइनस म्यू सिग्मा L डिवाइडेड बाय E। तीसरा वाला टर्म जीरो है, नेग्लिजिबल, मैंने भी बताया कि सिग्मा R को नेग्लिजिबल मानते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, EC इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से, EC इक्वल्स टू, अच्छा सिग्मा C की जगह पर ट्वाइस ऑफ सिग्मा L पुट कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ सिग्मा L डिवाइडेड बाय E माइनस ऑफ म्यू सिग्मा L डिवाइडेड बाय E। क्योंकि अभी मैंने बताया कि EC इज नथिंग बट इसमें क्या रिलेशन होता है, जो सिग्मा C होगा वो सिग्मा L का दोगुना होता है। तो क्या मैं यहाँ से सिग्मा L अपॉन E कॉमन ले सकता हूँ, यू विल गेट ट्वाइस ऑफ 2 माइनस म्यू, और सिग्मा L की वैल्यू क्या होती है, PD बाई 4 TE ट्वाइस ऑफ 2 माइनस म्यू, ये आपका हो जाता है EC। ठीक है, तो ये आपका EC होगा। सिमिलरली अगर हम लोग EL की बात करें, EL विल बी व्हाट, सिग्मा L डिवाइडेड बाय E माइनस म्यू सिग्मा C डिवाइडेड बाय E। अगर यहाँ फिर से क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा L बाई E माइनस म्यू सिग्मा C बाई E। तो आपको पता है कि यहाँ पे सिग्मा L को ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस म्यू सिग्मा C जगह ट्वाइस ऑफ सिग्मा L ले सकते हैं डिवाइडेड बाई E। यहाँ पे फिर से क्या करें, सिग्मा L डिवाइडेड बाई E अगर कॉमन ले लें, देन यू गेट 1 माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू, और सिग्मा L की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ यहाँ से बेटा, यू विल गेट EL इक्वल्स टू, यहाँ से लुकिए, EL will be what, PD by 4TE in bracket 1 minus twice of म्यू। ठीक है, तो आपको यहाँ से EC मिल गया और EL मिल गया। अगर EC और EL की वैल्यू हम यहाँ पे ले जाके पुट कर दें इस फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ से EC की वैल्यू और यहाँ से EL की वैल्यू ले जाके हम पुट करें, यू विल गेट EB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PD by 4TE in bracket 2 minus म्यू प्लस PD by 4TE 1 minus 2 म्यू। तो ये आपका हो गया EB। और अगर इस BB को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हम यहाँ से PD by 4TE कॉमन ले सकते हैं, एंड यू गेट EB इक्वल्स टू PD by 4TE in bracket 5 minus 4 म्यू। ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो आज हम यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।